दीवानापन एपिसोड 18। अब आगे। रिधान ने उस सिगरेट को अपने जूते तले मसल दिया और मुस्कुराकर बोला, अभी आप इस बात को समझ नहीं पाएंगे, पर कोई बात नहीं, बहुत जल्दी आपको और डैड को दोनों को सब समझ आ जाएगा। बट आपने बताया नहीं, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? कहीं उस गुस्से की वजह मैं तो नहीं? ये कहकर वो तिरछा मुस्कुराया। तो वही रमन ये सुनकर हैरान हो गया, लेकिन आखिर में उसने गुस्से के साथ कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसकी वजह आप ही हैं। तो आपको ये भी पता होगा कि आखिर मैं किस वजह से गुस्सा हूँ आपसे। ये सुनकर रिधा ने रमन की कॉलर को ठीक करते हुए बोरियत से कहा, रमन अंकल, बचपन में आप मेरे फेवरेट अंकल में से एक थे, लेकिन पता नहीं बचपन में आपने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से मुझे मॉम डैड के साथ साथ आपसे भी नफरत हो गई। क्या आप मुझे बताएंगे आपने ऐसा क्या किया? ये सुनते ही अचानक से रमन के एक्सप्रेशंस बदल गए और उसने अपनी नज़र चुराते हुए कहा, रिधान सर, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं, लेकिन आप मेरे बेटे की तरह हैं, इसलिए मैं। पर तभी रिधान उनकी बात बीच में काटते हुए बोला, यू नो वॉट, मेरी मॉम को यही बात समझ नहीं आ रही है, बेटे की तरह होना और बेटा बना लेना की बहुत बड़ी बात है। रमन अब रिधान की ये सारी बातें सुनकर चुप हो गए थे। उन्होंने मन ही मन कहा, रिधान सर के दिल में तो जन्नत को लेकर बहुत ज़्यादा नफरत है, और जिस तरह ये बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जरूर कुछ ना कुछ शक हो गया है। लेकिन अगर ऐसा है तो बहुत जल्द वो जन्नत की सच्चाई सबके सामने ला देंगे, और फिर क्या होगा? कहीं मैडम इन सब में मेरी गलती ना निकाले, और कहीं मेरी बेटी को इन सब चीज़ों से तकलीफ ना हो। मुझे लगता है कि मैंने सालों पहले बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे अपनी बेटी को सर को देना ही नहीं चाहिए था। ना मैं अपनी बेटी को उन्हें देता, और ना ही आज ऐसी सिचुएशन बनती। रिधान ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, अंकल, मुझे पता है कि आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं, लेकिन फिक्र मत कीजिए, अभी मैं खेलना चाहता हूं, और जब तक मैं खेलूंगा तब तक आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इस खेल से बोर हुआ, उसी दिन वो होगा जिसकी आपने इमेजिनेशन भी नहीं की होगी। इसी के साथ उसने तिरछी मुस्कुराहट के साथ रमन के कंधे को थपथपाया और बाहर की तरफ बढ़ गया। इधर रमन उसकी सारी बातें सुनकर हैरान रह गए, और वो अब तुरंत घबराते हुए बोले, नहीं, मुझे इसके बारे में सर से बात करना होगा। मैं अपनी बेटी को कोई भी तकलीफ नहीं होने दे सकता। ये सब सोचते हुए वो भी बाहर चले गए। अगला दिन सुबह का वक्त था, और इस वक्त जन्नत अपना लगेज पैक कर रही थी। लगेज पैक करते वक्त उसने टेबल से एक फोटो फ्रेम उठाई जिसमें वो और तन्मय भावना थे। वो लगभग 6-7 साल की थी, और तन्मय उसे अपने गोद में लेकर रखा था, और भावना उसे देखकर प्यार से मुस्कुरा रही थी। उस फैमिली फोटो को देखकर जन्नत की आंखें नम हो गई। उसने धीरे से उस पर हाथ फेरा और बोली, मुझे इस तरह इस घर को छोड़कर जाना पड़ेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन शायद अब मुझे ये करना ही होगा, और मुझे खुद को ही स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। ये कहते हुए उसने उस फोटो फ्रेम को भी अपने लगेज में डाल लिया। तभी दरवाजा खटखटाया गया। जन्नत ने कहा, अंदर आ जाए। अंडस्को तन्मय अंदर आते हुए बोले, बेटा, क्या तुम्हारी पैकिंग हो गई? इसके जवाब में मुस्कुराते हुए जन्नत ने कहा, हाँ डैडी, मैंने अपनी सारी पैकिंग कर ली है। ये सुनकर तन्मय ने उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम सोच सकती हो। ये सुनकर जन्नत ने उनके हाथ को अपने हाथ में लिया और प्यार से बोली, डैडी, मैंने पहले ही सब कुछ सोच लिया है, और मैंने कहा ना सिर्फ 1 महीने की बात है, 1 महीने में हॉस्टल में नैना के साथ रहूंगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और वैसे भी इतने सालों से मैं आपके साथ थी। अब अगर मैं बाहर नहीं निकलूंगी और खुद के दम पर कुछ नहीं करूंगी तो मुझे कमजोरी महसूस होगा। उसकी ये बात सुनकर तन्मय ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बेटी बहुत स्ट्रांग है, मुझे उसे पर पूरा भरोसा है, वो अपने दम पर एक दिन बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करेगी। ये सुनकर जन्नत उनके सीने से लग गई। कुछ देर तक वो दोनों शांत रही, और फिर तन्मय ने उसे खुद से अलग करते हुए कहा, मैं आज बिजनेस ट्रिप पर बाहर जा रहा हूँ, इसलिए रमन तुम्हें हॉस्टल ड्रॉप करेगा। ये सुनकर जन्नत ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया। इसके बाद जन्नत अपना लगेज लेकर नीचे आई। नीचे वो जब पहुंची तो वहां पर भावना अपने हाथ में दही शक्कर का बाउल लिए खड़ी थी, और वो मुस्कुराते हुए जन्नत को उसे खिलाते हुए बोली, तुम अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए बाहर जा रही हो, इसलिए तुम्हें दही शक्कर खाकर जाना होगा, और फिर देखना तुम इस एग्जाम्स में भी टॉप करोगी। ये सुनकर जन्नत ने मुस्कुराते हुए उसे खा लिया और बोली, थैंक यू सो मच मॉम, आपकी ब्लेसिंग मेरे साथ है, मैं वाकई टॉप करूंगी। इसे सुनकर भावना मुस्कुरा दी। तन्मय वहां से जा चुका था, और फिर तभी वहां रमन आया। रमन ने जन्नत के लगेज को लिया और बोले, चलो बेटा। जन्नत ने स्माइल के साथ अपना सर हिलाया, लेकिन उसके जाते वक्त भावना की आंखें नम हो गई थी।
भावना ने बहुत ही ज्यादा उदासी के साथ कहा, बेटा मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। आज से पहले मैंने कभी तुम्हें खुद जैसे दूर नहीं जाने दिया। भले ही तुम 1 महीने के लिए घर से दूर जा रही हो, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। उसकी ये बात सुनकर जन्नत की आंखें भी ना चाहते हुए नम हो गई थी। वो बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रही थी, लेकिन जाते जाते वो खुद को रोक नहीं पाई। वो आगे बढ़ी और तुरंत भावना के सीने से लगते हुए बोली, मॉम प्लीज आप ऐसे रो मत। अगर आप ऐसे रोएंगे तो मैं भी रोने लगूंगी और फिर मैं अपनी पढ़ाई कैसे कर पाऊंगी। मुझे खुशी खुशी जाने दीजिए, वरना मैं वाकई नहीं जा पाऊंगी। ये सुनकर फिर भावना ने अपने आंसू को साफ किया और मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ठीक है, मैं नहीं रोऊंगी, अब अच्छे से जाओ और आराम से पढ़ाई करना। ये सुनकर फिर जन्नत ने भी अपने आंसू को साफ करते हुए सर हिलाया। रमन उसे लेकर वहां से हॉस्टल के लिए निकल गया। इधर दूसरी तरफ एपीएक्स इंडस्ट्रीज में सीईओ केबिन के अंदर रिधान इस वक्त ग्लास विंडो के सामने खड़ा सिगरेट पी रहा था। चारों तरफ धुआं ही धुआं फैला हुआ था। तभी केबिन का दरवाजा खुला और एक हाई हील्स की आवाज अंदर की तरफ आए। रिधान अभी भी सिगरेट पी रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। तभी वो लड़की जो काफी लंबी चौड़ी और खूबसूरत थी, वो रिधान के पीछे आकर खड़ी हो गई और रिधान को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, रिधान तुम इंडिया आ गए और तुमने एक बार भी मुझसे नहीं बताया, आखिर क्या प्लान था तुम्हारा? उस आवाज को सुनकर रिधान ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरे प्लान को तुम समझ पाओ, अभी तुम्हारे अंदर इतनी समझ नहीं है। ये सुनकर उस लड़की के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने अब चिढ़कर कहा, रिधान तुम काफी ज्यादा मिस्टीरियस बातें करते हो, आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रिधान ने अब उस सिगरेट को उस ट्रे में मसल दिया और उस लड़की की तरफ बढ़ा। वो लड़की को कुछ सेकंड तक बिना किसी भाव के साथ घूरता रहा और फिर बोला, आर यू प्रेग्नेंट? अचानक से उसके ये सवाल करते ही वो लड़की एकदम से हड़बड़ी गई और वो जल्दी से अपनी नज़र चुराते हुए बोली, रिधान व्हाट्स रॉन्ग विद यू? क्या बकवास कर रहे हो? कहीं तुमने सुबह सुबह तो ड्रिंक नहीं किया? रिधान मुस्कुराया और सोफे पर जाकर लिन होकर बैठ गया। वो लड़की अपने होठों को बिचते हुए बोली, रिधान ये तुम क्या कह रहे हो? मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? तुम्हें तो पता है ना कि 2 सालों से मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती आ रही हूँ और जो मेरा बॉयफ्रेंड था मैंने उसे भी छोड़ दिया। अब मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। रिधान अपने दोनों हाथों को पॉकेट में डाले हुए बोला, आई डोंट थिंक सो। ये सुनते ही काम्या ने चिढ़कर कहा, रिधान तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? देखो मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते और ना ही तुमने अभी तक मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया है, लेकिन सच तो ये है कि मैं तुम्हारे एक तरफा प्यार में ही खुश हूँ। मुझे तुम्हारी प्रपोज की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करके खुश हूँ। ये कहकर वो जाकर रिधान के करीब बैठ गई। रिधान ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो सामने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ उसे देख रहा था और इधर काम्या फिर से बोली, रिधान तुम मेरी किसी भी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? प्लीज कुछ तो बोलो। तभी रिधान ने उसके तरफ देखते हुए कहा, गेट आउट। काम्या हैरान हो गई और उसने हड़बड़ी के साथ कहा, रिधान मेरे कुछ बोलने का मतलब ये नहीं था कि तुम मुझे इस तरह केबिन से बाहर निकाल दो। हम दोनों पिछले 6 महीने तक नहीं मिले थे और जब मुझे पता चला कि तुम इंडिया आ गए तो मैं सीधे यहाँ आ गई और तुम अब मुझे इस तरह से बाहर निकल रहे हो। शायद तुम भूल रहे हो कि हमने बहुत सारे ऐसे काले कारनामे साथ मिलकर किए हैं और अगर तुमने मुझे खुद से दूर करने की कोशिश की तो उसका अंजाम। इसके आगे कामयाबी कुछ कह पाती उससे पहले ही रिधान ने हंसते हुए कहा, तो तुम मुझे यहाँ पर ब्लैकमेल करने आए हो? ये सुनते ही काम्या ना चाहते हुए चुप हो गई क्योंकि रिधान की हंसी काफी ज्यादा डार्क थी। उसने अपने दांतों को पीसते हुए कहा, रिधान मैं यहाँ तुम्हें धमकी देने या ब्लैकमेल करने नहीं आई हूँ। तुम मेरे साथ बहुत रूड बिहेव करते हो, इतना तो कोई दुश्मन के साथ भी बिहेव नहीं करता, इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर रिधान ने बिना किसी एक्सप्रेशन से कहा, मैं अभी बिजी हूँ, तुम यहाँ से जा सकती हो। ये कहकर उसने टेबल से वाइन का ग्लास उठाया और वाइन पीने लगा। काम्या फर्स्ट स्टेट होकर बोली, रिधान तुम तो कुछ नहीं कर रहे हो। ये सुनकर रिधान अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं वाइन पीने में बिजी हूँ? ये मेरे लिए एक तरह से काम है और मैं अपने काम में डिस्टर्बेंस नहीं चाहता, सो नाउ गेट लॉस्ट। उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा ठंडी थी जिसे सुनकर ना चाहते हुए काम्या अपनी जगह से उठ गई और गुस्से से बोली, यू नो व्हाट रिधान, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर रहूँ तो ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन कल शाम को एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है और उस पार्टी में बहुत सी ऐसी चीज़ होने वाली है जिसमें हम दोनों को साथ में काम करना होगा और कल शाम को ही तुम्हारा दुश्मन भी वापस आ रहा है। तुम्हें पता है कि तुमने जिस तरह दुश्मनी सभी से कर रखी है,
उस हिसाब से कल बहुत कुछ होगा, इसलिए तैयार रहना कल शाम 6 बजे। ये कहते हुए वो वहां से चली गई। तो वही रिधान ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो इसी तरह बिना किसी भाव के ड्रिंक करता रहा। तभी दरवाजा खटखटाया गया। रिधान ने सर्द आवाज में कहा, कम इन। असिस्टेंट अंदर आया। उसके हाथ में एक फाइल थी। उसने उसे फाइल को टेबल पर रख दिया और अपना सिर झुकाते हुए बोला, बॉस ये जन्नत की प्रोफाइल है। उन्होंने 2 सालों में इस ऑफिस के लिए जितने वीडियो एडिट किए हैं और उन्होंने जितना काम किया उसके बारे में सारी डिटेल्स फाइल में है। रिधान की नज़र उस फाइल पर चली गई। उस देखकर उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने उस फाइल को उठाया और बोला, अब तुम्हें बर्बाद करूंगा। ये सुनते असिस्टेंट तुरंत रिधान को देखने लगा। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। रिधान सीरियसनेस के साथ उसे फाइल को पढ़ने लगा। तभी असिस्टेंट ने हिचकिचाते हुए कहा, सॉरी सर, आपका काम में मुझे दखलंदाजी करना ठीक नहीं लग रहा, लेकिन मिस जन्नत अपने काम को लेकर बहुत ऑनेस्ट थी। वो अपने काम को टाइम पर पूरा करती थी और वो गाइडलाइन के हिसाब से ही सब कुछ करती थी। उनके जैसा एम्प्लॉइज कंपनी को बहुत ज़रूरत है, लेकिन आपने उन्हें पहले से ही इस काम से निकाल दिया और अब आप उनके प्रोफाइल के साथ क्या करने जा रहे हैं? मुझे लगता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी तो उनकी उम्र भी नहीं है कि वो ऐसी चीज़ों को संभाल पाए। अभी तो उनके करियर की शुरुआत ही हुई है। अगर अभी से उनके करियर में कुछ दाग लगेगा तो आगे चलकर वो पूरी तरह से। अभी असिस्टेंट आगे अपनी बात कर पाता उससे पहले ही रिधान ने एक जोर की लात टेबल पर मारी। टेबल चकनाचूर हो गया। असिस्टेंट डर कर 2 कदम पीछे हुआ और रिधान बेहद गुस्से के साथ बोला, क्या तुम आशिक या दीवाने हो उसके? ये सुनते ही असिस्टेंट ने डरते हुए कहा, सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। रिधान ने सर्द आवाज़ के साथ कहा, गेट लॉस्ट फ्रॉम हर, और अब अगर तुमने उसकी वकालत की तो तुम अपना रेजिग्नेशन लेटर खुद से टाइप करोगे। ये सुनते ही असिस्टेंट और भी ज़्यादा डर गया। उसने तुरंत अपना सर हिलाया और वो वहाँ से लगभग गायब हो गया। उसके जाने के बाद रिधान ने वापस से जन्नत की फाइल को लिया और उसके फाइल फोटो पर अपनी उंगलियों को चलाते हुए डेविल स्माइल में बोला, तुमने अब तक जो कुछ भी किया है मेरे साथ, उन सब की सजा दूंगा तुम्हें, और यू नो वॉट, मैं आगे जो कुछ भी करूंगा तुम उसे इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। शायद तुम खुद से ही खुद की जान ले लो और तब मेरा बदला पूरा होगा। ये कहते हुए वो किसी शैतान की तरह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि आगे जन्नत के साथ उसे खुद भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है। एपिसोड 19। अब आगे। इधर दूसरी तरफ शाम का वक्त हो चला था। इस वक्त कॉलेज की बिल्डिंग के दूसरे एरिया में गर्ल्स हॉस्टल के अंदर इस वक्त जन्नत अपना सारा सामान सेटअप कर रही थी, जिसकी हेल्प नैना भी करवा रही थी। सामान सेटअप हो जाने के बाद जन्नत ने नैना से कहा, रमन अंकल अभी बाहर कार के पास खड़े हैं, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। इसके जवाब में नैना ने कहा, ऑल राइट, मैं तब तक कुछ खाने के लिए ऑर्डर करती हूँ, वरना कल से हमें वही कैंटीन का खाना खाना पड़ेगा जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। ये सुनकर जन्नत ने अपना सर हिला दिया। वो वहाँ से चली गई। वो हॉस्टल बिल्डिंग के नीचे आई तो वहाँ रमन अभी भी खड़े थे। सुमन को देखकर जन्नत उनके पास आए और मुस्कुरा कर बोली, रमन अंकल, मैंने आपसे कहा था कि आप मेरा इंतजार मत कीजिए, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर पिछले आधे घंटे से खड़े रहे। इसके जवाब में रमन ने कहा, बेटा एक गर्ल्स हॉस्टल है तो वहाँ पर किसी भी जेंट्स को अलाव नहीं है, यहाँ तक कि फैमिली मेंबर में भी कोई जेंट्स नहीं जा सकता, इसलिए मैं अंदर नहीं आ पाया, वरना मैं अंदर जाकर सामान सेटअप करने में तुम्हारी हेल्प जरूर करवाता। ये सुनकर जन्नत ने कहा, हाँ वहाँ की वार्डन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो किसी को भी अंदर नहीं आने देती, सिर्फ मॉम ही अगर आना चाहे तो अंदर आ सकती है, लेकिन अब आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ पर आराम से रहूँगी और पढ़ाई करूँगी, अब आप जाए। ये सुनकर रमन ने उसके सर पर हाथ फिरते हुए कहा, बेटा एक दिन तुम बहुत कामयाब बनोगी और फिर तुम्हें किसी के भी साथ की ज़रूरत नहीं होगी, फिर तुम अपने दम पर ही सब कुछ हासिल करोगी। ये सुनकर जन्नत ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, आप गलत कह रहे हैं अंकल, मैं चाहे जितनी कामयाब बन जाऊं, लेकिन मुझे मेरे मॉम डैड फैमिली और आपकी ज़रूरत हमेशा होगी। ये सुनकर रमन ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक दिन तुम्हें किसी की ज़रूरत ना रहे, तुम किसी की मोहताज ना रहो, तुम्हें कोई नीचे ना गिरा पाए, तुम्हें कोई तकलीफ ना दे पाए, तुम सबसे ऊपर रहो। ये सब सुनकर जन्नत ने मुस्कुराते हुए कहा, कोशिश करूंगी कि मैं उस लायक बना पाऊं। तभी फिर रमन ने कहा, अब अपना ख्याल रखना, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे तुरंत कॉल करना, क्योंकि बॉस ट्रिप पर गए हुए हैं तो उन्हें आने में 1 हफ्ते लग जाएंगे, तब तक के लिए मैं ही तुम्हें संभाल लूँगा। ये सुनकर जन्नत ने अपना सर हिलाया दिया, जिसके बाद रमन वहाँ से चले गए। रमन के जाने के बाद जन्नत वापस में रूम में आए, लेकिन जैसे ही वो रूम में पहुंची अचानक से सामने का नज़ारा देखकर रुक गई। इस वक्त नैना उसके लगेज को चेक कर रही थी।
लेकिन नैना ने जब वहां जन्नत को देखा तो वो भी थोड़ी सी हड़बड़ा गई। तभी जन्नत ने नासमझी में कहा, नैना क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नैना तुरंत हड़बड़ाते हुए बोली, वो मैं तुम्हारा सामान सेटअप कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं लगेज का सारा सामान कवर्ड में रख देती हूँ। ये सुनकर जन्नत ने फिर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वो बेड पर जाकर बैठते हुए बोली, अभी मेरा कुछ भी करने का मन नहीं है, मुझे अपने मॉम डैड की याद आ रही है। ये कहकर वो चुपचाप वहीं बैठ गई। इधर नैना के हाथ में कुछ था जिसे उसने अपने पॉकेट में डाल लिया और फिर मुस्कुराते हुए जन्नत के पास आए और बोली, जन्नत तुम्हें अभी आए कुछ घंटे हुए और तुम इन घंटे में अपने मॉम डैड को याद करने लगी, तो तुम 1 महीने कैसे रहोगी? ये सुनकर जन्नत ने कहा, क्योंकि मैं कभी उनके बिना नहीं रही हूँ इसलिए मुझे अभी स्टार्टिंग में बहुत याद आ रही है, लेकिन मुझे पता है जैसे जैसे दिन बीतेगा मैं खुद को संभाल लूंगी। ये सुनकर नैना ने फिर स्माइल के साथ कहा, दैट्स अ गुड गर्ल। तभी फिर जन्नत को कुछ याद आया और वो नैना से बोली, नैना क्या तुम दूसरी कंपनी में जॉब के लिए मेरी हेल्प करोगी? क्योंकि अब मैं मॉम डैड से अलग रहती हूँ तो मुझे पैसों की ज़रूरत होगी, मैं बार बार मॉम डैड से पैसे नहीं मांग सकती, मुझे खुद से भी कुछ कमाना है। ये सुनकर नैना ने कहा, कि उस कंपनी का क्या हुआ जहाँ तुम 2 सालों से काम कर रही थी? तुमने 2 साल कितने मेहनत की है उस कंपनी में? ये सुनकर जन्नत ने चिढ़कर कहा, मुझे अब कंपनी में काम नहीं करना, तुम मुझे किसी दूसरी कंपनी का नाम बताओ जहां मैं इंटरव्यू दे सकूं। ये सुनकर फिर नैना ने कहा, तुम्हें मुझे कुछ वक्त देना होगा। ये सुनकर जन्नत ने अपना सर हिला दिया। वो वहीं लेट गई और बोली, कल से कॉलेज शुरू है, आज मैं अभी आराम करना चाहती हूँ। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए बाहर से कुछ लेकर आती हूँ। वो चली गई। जन्नत ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन आंखें बंद करते ही उसके सामने रिधान चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ रहा था। ये देखते ही जन्नत ने अपनी आंखें खोल दी और डरते हुए बोली, अब तो मुझे सपने में भी वो मॉन्स्टर दिखाई देता है, वो भी अपने हाथ में चाकू लिए, क्या वो मुझे मारना चाहते हैं? आखिर किस बात की दुश्मनी है? उनकी वजह से ही मैं उस घर को छोड़कर यहाँ चली आई। उम्मीद करती हूँ कि अब शायद वो मुझसे नफरत करना बंद कर दे, क्योंकि कुछ वक्त के लिए मैंने मॉम डैड को उनके साथ अकेला छोड़ दिया है और शायद जब मैं वापस जाऊं तो मुझे अपनी बहन के तौर पर भी एक्सेप्ट कर ले। ये सब सोचते हुए उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और वो करवट बदल कर सो गई। इधर दूसरी तरफ रात का वक्त था। भावना सोफे पर बैठी गेट की तरफ से देख रही थी। रात के करीब अब 10 बजे बज चुके थे, वो बिल्कुल अकेली थी। पर तभी उसे कार रुकने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनते ही वो तुरंत अपनी जगह से उठ गई। कुछ ही पलों में रिधान अपने हाथ में ब्लैक कोट लिए अंदर की तरफ बढ़ा। रिधान को देखते ही भावना ने कहा, तुम काफी लेट कर दिए घर आने में बेटा। रिधान के चलते कदम रुक गए। वो अपने टाई की नॉट को ढीले करते हुए बोरियत के साथ बोला, तो किसने कहा था आपको मेरा इंतजार करने के लिए? और वैसे भी आप मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? क्या आपकी वो सो कॉल्ड बेटी मर गई? ये सुनते ही भावना गुस्से से बोली, रिधान जस्ट शट अप। तुम हर वक्त उसे कोसना बंद करो, तुम्हारी वजह से ही वो इस घर को छोड़कर हॉस्टल में रहने के लिए चली गई और तुम अभी भी उसे ताने दे रहे हो। इसके जवाब में रिधान ने कहा, अगर वो इस घर को छोड़कर चली गई तो इसमें मैं क्या करूं? क्या मैंने उसे कहा कि वो घर को छोड़कर चली जाए, या फिर आप और डैड ने उसे बोला था? हमें से किसी ने भी नहीं कहा कि वो इस घर को छोड़कर जाए। इस घर से जाने का फैसला उसका खुद का था, इसलिए आप अब इस बात को लेकर मुझे कुछ मत कहिए, क्योंकि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर वो मेरी नज़रों के सामने मर भी जाए तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहकर वो गुस्से से जाने लगा। तो उसकी बात सुनकर भावना ने हैरानी के साथ कहा, मैंने रिधान को जन्म दिया था, पत्थर दिल रिधान को नहीं, तुम्हारे अंदर तो दिल क्या आंखों में एक सहनशीलता भी नहीं है। ये सुनकर एक बार फिर से रिधान के चलते कदम रुक गए और बोला, मॉम क्या आपको नहीं लगता कि आप वो लड़के इस घर से चली गई है तो हमें अपना फैमिली टाइम एंजॉय करना चाहिए? अब सिर्फ हम तीनों ही इस घर में है, जो कि एक्चुअली में हम तीनों को ही हमेशा से घर में होना चाहिए था। वो लड़की एक साइड कैरेक्टर थी जो इस घर में आई और अब वो घर से जा चुकी है, सो लेट्स सेलिब्रेट। ये सुनकर भावना ने दांत पीसकर कहा, रिधान मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह के आगे चलकर बनने वाले हो, वरना मैं तुम्हें कभी वापस बुलाती ही नहीं। ये सुनकर रिधान के एक्सप्रेशंस बदल गए। वो दांत पीसते हुए बोला, तो आप दोनों एक काम क्यों नहीं करते? आप दोनों मुझे हमेशा हमेशा के लिए खुद से दूर कर दीजिए। कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहा हूं जिसमें आप और डैड दोनों मिलकर साफ साफ सबसे बता दीजिएगा कि रिधान सूर्यवंशी का सूर्यवंशी खानदान से कोई लेना देना नहीं है। आर यू हैप्पी नाउ? ये सुनते ही भावना की आंखों में आंसू आ गए। रिधान वहां से चला गया तो भावना उसे देखकर बोली, ये तुम क्या कह रहे हो?
तुम हमारे खानदान की वारिस हो, हम तुमसे इतना रिश्ता कैसे तोड़ सकते हैं रिधान? आखिर तुम क्यों नहीं समझते जन्नत तुम्हारी बहन है, तुम्हें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये सुनने के बावजूद भी रिधान ने कोई जवाब नहीं दिया, अपने कमरे में जा चुका था। भावना वही सोफे पर बैठकर और बोली, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब तो जन्नत भी यहाँ से चली गई, लेकिन फिर भी रिधान के दिल में जन्नत को लेकर कुछ भी बदलाव नहीं आया। वो अभी भी जन्नत के बारे में वही सोचता है। ये सब सोचता हुए भावना वही परेशान होकर बैठी रही। अगली सुबह अल्पविराम, जन्नत गहरी नींद में सो रही थी। तभी उसका फोन बजा। उसने नींद में ही कॉल पिक किया, लेकिन कॉल पिक करते ही उधर से उसे बेहद भारी आवाज सुनाई थी। मैं तुम्हारी मॉर्निंग को गुड भी नहीं बोल सकता, क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ देर में बहुत बुरा होने वाला है। डी। उस आवाज को सुनते ही जन्नत की आंखें दूसरे ही पल तुरंत खुल गई और वो तुरंत उस नंबर को देखने लगी जो अननोन नंबर था। वो हड़बड़ाते हुए बोली, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? उधर से रिधान की आवाज आई, क्या बात है, तुम तो मेरी आवाज से ही मुझे पहचान गई। क्या इतना डर शामिल है तुम्हारे दिल में मेरे लिए? ये सुनते ही जन्नत ने गुस्से के साथ लजा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपसे डरती नहीं हूँ, बल्कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे इस तरह इतनी सुबह कॉल करेंगे। और क्या होने वाला है मेरे साथ? तभी उधर से रिधान की आवाज आई, बहुत जल्दी न्यूज़ तुम तक पहुँच जाएगी, बस तुम खुद को संभालने के लिए तैयार रहना, क्योंकि कुछ देर में जो न्यूज़ तुम्हें मिलेगी उसे तुम पूरी तरह से टूटकर बिखर जाओगी, और अफसोस, तुम्हें तो संभालने वाला भी कोई नहीं है। ये सुनते ही जन्नत शॉक्ड हो गई और कॉल कट हो गया। जन्नत ने तुरंत हड़बड़ी के साथ कहा, ये क्या कह रहे हैं आप रिधान? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखिए, मैंने पहले आपको भाई कहना बंद कर दिया और मैं नहीं चाहती कि आप भी मुझे अपनी बहन माने, इसलिए प्लीज़ हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मुझसे दुश्मनी निभाना बंद कीजिए। बताएं मुझे क्या करने वाले आप मेरे साथ? मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ बताइए। लेकिन कॉल कट हो चुका था। जन्नत की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने अपना फ़ोन को साइड में रख दिया और बोली, क्या होने वाला है? मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। जिस तरह से रिधान ने कहा है वो ज़रूर कुछ ऐसा करेंगे जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, लेकिन क्या? पता नहीं रिधान मुझे ऐसा दर्द क्यों दे रहे हैं। बस यही सवाल उसके दिमाग में आ रहा था। अब तक आधे घंटे बीत चुके थे और तभी दरवाज़ा खटखटाया गया। दरवाज़ा खटखटाना की आवाज़ से जो बेड से उठने वाली थी वो एक पल के लिए चौंक गई और बोली, कौन हो सकता है? कहीं नैना तो नहीं? क्योंकि वही सुबह सुबह मार्केट गई थी। ये कहते हुए वो फिर रिलैक्स हुई और दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन उसने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने मौजूद वार्डन के साथ पुलिस को देखकर वो दंग रह गई। उसने तुरंत घबराते हुए कहा, आंटी व्हाट हैपेंड, कुछ हुआ है क्या? तभी वार्डन ने गुस्से के साथ कहा, तुमने क्या किया ऐसा कि सुबह सुबह हमारे हॉस्टल में पुलिस आई है? ये सुनकर जन्नत के पैर हाथ कांपने लगे। उसने घबराते हुए कहा, मैंने क्या किया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और मुझे ये भी नहीं पता कि पुलिस अंकल यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी लेडीज कांस्टेबल आगे आते हुए बोली, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। पुलिस स्टेशन चलने का नाम सुनकर जन्नत शॉक थी और वो दूसरे पल शौक होकर बोली, व्हाट, क्या आप क्या कह रही हैं? पर मैंने क्या किया जो मैं पुलिस स्टेशन चलूं? तब इंस्पेक्टर ने गुस्से के साथ कहा, सुबह सुबह हमारे पास तुमसे बहस करने के लिए फालतू वक्त नहीं है। तुम्हारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो तुम्हें पुलिस स्टेशन में चलकर ही पता चल जाएगा। ये कहकर अगर उसने लेडीज कांस्टेबल से कहा, हथकड़ी पहनाओ इसे। हथकड़ी का नाम सुनकर अब जन्नत के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। दूसरे पल उसकी आंखों में झरझर करके आंसू बहने लगी और लेडीज कांस्टेबल ने उसके दोनों हाथ में हथकड़ी पहना दिया और दूसरे ही पल वो जन्नत को लगभग खींचते हुए वहां से बाहर लेकर चली गई। इधर जन्नत चलते हुए रोते हुए बोली, देखिए, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से आप मुझे पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे हैं। मैं सच कह रही हूँ, मैं ना तो मैंने कोई चोरी की है और ना ही कोई धोखेबाजी की है। प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मेरा आज कॉलेज शुरू है। अगर मैं कॉलेज के पहले दिन कॉलेज जाने की वजह पुलिस स्टेशन जाऊंगी तो मेरा करियर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन किसी ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और सभी उसे लेकर जीप में बैठे और कुछ ही देर में पुलिस स्टेशन के लिए निकल गए। क्या होगा अब? क्या जन्नत की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? आखिर कब तक चलेगी ये वो? एपिसोड 20। अब आगे। पुलिस की जीप वहां से जा चुकी थी और वही हॉस्टल के गेट पर एक इंसान खड़ा था, जिसने उसे जाते देख अपने फोन पर किसी के पास कॉल डायल किया। उस इंसान ने बोला, बॉस काम हो चुका है। उधर से किसी ने कुछ कहा। इसके बाद उस इंसान ने कॉल कट कर दिया और वहां से निकल गया। इधर कुछ ही देर में पुलिस ने अपनी जीप स्टेशन के बाहर रोकी।
लेडीज कांस्टेबल जन्नत को लगभग खींचते हुए बाहर लेकर निकली और अंदर लेकर जाने लगी। जन्नत सारे रास्ते रो रही थी। वो सारे रास्ते उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो उन्हें छोड़ दे, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं सुना। जन्नत को जब पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाया गया तो वो पहली बार वहां आ रही थी। ये देखकर उसकी आंखों से और भी ज्यादा आंसू निकलने लगे और उसने कहा, मेरी कोई गलती नहीं है, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? एट लीस्ट मुझे बताइए तो कि मैंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से आप सब मुझे यहाँ लेकर आए हैं। तभी इसके जवाब में पुलिस इंस्पेक्टर ने लेडीज कांस्टेबल को देखकर कहा, इसे लॉकअप में डाल दो। लॉकअप का नाम सुनते ही जन्नत बहुत ज्यादा घबरा गई और वो डरते हुए बोली, नहीं, आप मुझे इस तरह लॉकअप में नहीं डाल सकते जब तक कि आप सब मुझे ये नहीं बता देते कि मैंने क्या गलत किया है और किसने कहा कि आप मुझे अरेस्ट कर सकते हैं। क्या आप सबके पास मेरे खिलाफ अरेस्ट वारंट है? ये सुनकर अब पुलिस इंस्पेक्टर ने टेबल पर रखी एक फाइल को उठाया और उसे देते हुए गुस्से के साथ कहा, हमने तुम्हें अरेस्ट वारंट के तौर पर ही अरेस्ट किया है। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम इसे देख सकती हो। ये सुनते ही जन्नत ने जैसे ही अरेस्ट वारंट को देखा वो भी ज्यादा शॉक हो गई और उसने हैरानी के साथ कहा, पर ये रिपोर्ट किसने फाइल की मेरे खिलाफ? प्लीज आप मुझे बताएं कि आखिर एग्जैक्टली मैंने किया क्या है। इसके जवाब में वो लेडीज कांस्टेबल उसे लॉकअप के अंदर लेकर जाते हुए बोली, तुमने एक कंपनी के साथ धोखाधड़ी की है जिसके तौर पर तुम्हें यहाँ पर लाया गया है, और वो कंपनी कोई मामूली कंपनी नहीं है बल्कि वो इस पूरे इंडिया की टॉप 3 कंपनी में से एक है और उन्होंने ही तुम्हारे खिलाफ ये एफआईआर दर्ज करवाया है और अब तुम यहीं पर रहने वाली हो। ये कहते हुए उसने उस लॉकअप के अंदर धक्का दे दिया। जन्नत लड़खड़ा गई और वो सीधे जमीन पर जाकर गिरी। वो लेडीज कांस्टेबल वहां से चली गई। जन्नत तुरंत खुद को संभालते हुए उठी और जल्दी से लॉकअप को खटखटाते हुए बोली, लेकिन मैंने कब धोखाधड़ी की? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। देखिए, मैं सच कह रही हूँ। प्लीज मुझे बाहर निकाल दीजिए, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज मुझे बाहर निकाल दीजिए। लेकिन किसी ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और सब अपना काम करने लगे जैसे उन्हें जन्नत की आंखों से निकल रहे आंसुओं से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। इधर जन्नत लगातार लॉकअप को खटखटाए जा रही थी और उसने अब खुद से कहा, मैं क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे डैड को बताना चाहिए? लेकिन डैड तो एक हफ्ते के लिए बिजनेस ट्रिप पर चले गए हैं। अब मेरी हेल्प कौन करेगा? तभी उसके दिमाग में रमन का ख्याल आया। रमन का ख्याल आते ही उसने जल्दी से कहा, हाँ, रमन अंकल ने कहा था कि अगर कोई भी मुसीबत होगी तो वो मेरी हेल्प करेंगे। मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ रमन अंकल से ही मदद ले सकती हूँ, क्योंकि एक वही है जो मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। ये कहते हुए उसने अब पुलिस इंस्पेक्टर से कहा, क्या मैं किसी के पास कॉल कर सकती हूँ? प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए कॉल करने का। बहुत जल्द आपको जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है मेरे खिलाफ वो सब दूर हो जाएगी। प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। तब इसके जवाब में इंस्पेक्टर ने कहा, सॉरी, पर तुम कोई कॉल नहीं कर सकती। ये सुनते ही अब जन्नत ने ना समझी में कहा, तो फिर अगर मुझे किसी को बुलाना होगा अपनी मदद के लिए तो मैं कैसे बुलाऊंगी? इसके जवाब में पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, बहुत जल्द ये अरेस्ट वारंट तुम्हारे घर तक भी पहुंच जाएगा और फिर उन्हें अपने आप पता चल जाएगा कि तुम इस वक्त लॉकअप में हो। घर तक अरेस्ट वारंट जाने का नाम सुनते ही जन्नत बहुत ज्यादा डर गई। उसने डरते हुए कहा, नहीं नहीं, प्लीज घर पर इसे मत भेजिएगा। वहाँ मेरी मॉम है, अगर मेरी मॉम इसे देखेंगी तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आप रमन अंकल को मेरे बारे में बता दीजिए, लेकिन मॉम को मत बताए। मैं रमन अंकल का नंबर आपको दे देती हूँ, आप खुद ही उनसे बात कर लीजिए, लेकिन प्लीज मेरे घर तक मत भेजिए। इसके जवाब में पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, वो तो ऑलरेडी जा चुका है, अब तुम नहीं मना कर सकती। जन्नत को कुछ समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पल भर में ये सब कुछ हो गया था। वो अब रोते हुए वही जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उसने अपने घुटनों को गले से लगा लिया और बोली, ये सब क्या हो गया मेरे साथ? आज मेरे कॉलेज का पहला दिन था, मैंने क्या कुछ नहीं सोचा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज ही के दिन मेरे साथ ऐसा होगा। आखिर किसने किया होगा मेरे साथ ऐसा? मैंने तो उस कंपनी के साथ कोई धोखाधड़ी की ही नहीं थी, तो फिर मुझे जानबूझकर क्यों फंसाया है? आखिर कौन है इन सब के पीछे? लेकिन ये कहते कहते उसके जहन में रिधान की बातें आने लगी, क्योंकि सुबह सुबह ही रिधान ने कॉल किया था और उसने जो कहा था उसे सोचते अब जन्नत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने खुद से कहा,
कहीं इन सब के पीछे रिधान भाई तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि वो मुझे बर्बाद करेंगे और कहीं उन्होंने तो ये सब कुछ नहीं किया है, क्योंकि मैं 2 सालों से उन्हीं की कंपनी में काम कर रही थी और जब वो यहाँ वापस आए तो उन्होंने मुझे अपनी कंपनी से निकाल दिया और शायद उन्होंने नहीं जानबूझकर ये सारी साजिश की है मुझे फंसाने के लिए। रिधान भाई आपसे बेहतर तो दुश्मन होते हैं, आप तो दुश्मन से भी गए गुजरे हैं। मैं आपसे नफरत करती हूँ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह पुलिस स्टेशन में आऊंगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से मैं आज इस लॉकअप में हूँ। ये कहते हुए वो अभी सोच रही थी कि तभी उसके कान में पीछे से एक भारी आवाज गई, कंग्रेचुलेशंस। उस आवाज को सुनते ही जन्नत के भाव बदल गए। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई। वो धीरे धीरे खड़ी हुई और पीछे देखने लगी। ब्लैक आउटफिट में रिधान अपने पैंट के पॉकेट में हाथ डाले टेढ़ी स्माइल के साथ खड़ा था। रिधान को देखते ही जन्नत ने तुरंत लॉकअप को कसकर पकड़ लिया और गुस्से से बोली, आखिर क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? आपको पता है ना कि मैंने कोई धोखेबाजी नहीं की आपके साथ या फिर आपकी कंपनी के साथ। तो फिर क्या मिल रहा है आपको मेरे साथ ऐसा करके? आखिर आप क्यों मुझे इतना टॉर्चर कर रहे हैं? ये सुनकर रिधान गहरी मुस्कुराहट के साथ बोला, एक्चुअली इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। गलती तो मेरे मॉम डैड की थी, पर इकलौती तुम थी जिसकी वजह से मेरे मॉम डैड ने मुझे खुद से दूर किया था। तो अब उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ना, लेकिन तुम फिक्र मत करो। जैसे ही ये बात मीडिया तक पहुंच जाएगी कि सूर्यवंशी खानदान की बेटी जन्नत सूर्यवंशी लॉकअप में है, उसके बाद ही तुम यहाँ से बाहर निकल जाओगी। ये सुनते ही जन्नत के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो फिर से लॉकअप के गेट को खींचते हुए बोली, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। अगर मीडिया तक ये बात गई तो मेरे कॉलेज तक भी ये बात जाएगी और मेरा एडमिशन जो अभी अभी हुआ था मुझे निकाल दिया जाएगा। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्लीज़ मीडिया तक ये बात मत पहुंचने दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मत कीजिए ऐसा। लेकिन रिधान ने गुस्से के साथ कहा, यू नो वॉट, आज से 19 साल पहले बिल्कुल इसी तरह जब मॉम डैड मुझे खुद से दूर कर रहे थे तो मैंने भी उनके सामने रिक्वेस्ट की थी। मैंने भी उनके सामने खुद को ना भेजने की भीख मांगी थी। पर उस वक्त डैड ने मुझे क्या कहा था? जन्नत ने रोते हुए कहा, मैं तो बहुत छोटी थी, मुझे नहीं पता कि उस वक्त मेरी वजह से क्या क्या हो रहा है। तभी ये सुनकर रिधान ने गुस्से के साथ लॉकअप को पकड़ा और बोला, उसे वक्त डैड ने कहा था कि तुम्हारी वजह से वो मुझे खुद से दूर कर रहे हैं और उस वक्त मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि जब भी मैं वापस आऊँगा मैं तुम्हें जरूर बर्बाद करूंगा। और देखो आज वो दिन आ गया और आज तुम लॉकअप के अंदर हो और कुछ ही देर में तुम कॉलेज से भी बाहर निकाल दी जाओगी और तुम्हारा करियर भी पूरी तरह से डूब जाएगा और फिर मेरा बदला होगा पूरा। ये कहकर वो किसी शैतान की तरह जोर जोर से हंसने लगा। इधर ये सारी बातें सुनकर जन्नत को तो अब चक्कर आ रहे थे। उसके पैर हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, अगर डैड को इसके बारे में पता चला तो आपको पता है ना कि क्या होगा। डैड आपको माफ नहीं करेंगे, वो आपको घर से फिर से बाहर निकाल देंगे। उसकी ये बात सुनकर रिधान ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, डोंट वरी, जब तक डैड को पता चलेगा तब तक तुम बर्बाद हो चुकी होगी और फिर मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। उसकी ये बात सुनकर अब जन्नत को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। फिर उसने हकलाते हुए कहा, मैंने आपको भाई कहने से भी मना कर दिया था, मैंने आपके लिए घर भी छोड़ दिया था। मैंने सोचा था कि मेरे जाने के बाद आप मॉम डैड के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे तो हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर आगे चलकर हम दोनों भाई बहन की तरह अच्छे से रहेंगे। लेकिन आपने मेरे सभी इरादों पर पानी फेर दिया। मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे इतना नफरत करते हैं कि मेरे घर छोड़कर जाने के बाद भी आप मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैं आपसे आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ पर बाहर निकाल दीजिए। ये कहते हुए उसने अपने हाथ जोड़ लिए और सिसक सिसक कर रोने लगी। लेकिन रिधान अभी भी पत्थर की तरह खड़ा रहा और वो उसे बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ देखता रहा। लेकिन तभी वहां पर एक आवाज आई, उसे जल्द से जल्द वहां से बाहर निकलो, मैं उसकी बेल करवाने आया हूँ। उस आवाज को सुनते ही रिधान के एक्सप्रेशंस बदल गए। तो वही जन्नत भी तुरंत अपना सिर उठाकर सामने देखने लगी। रिधान भी गुस्से से सामने देखने लगा, लेकिन वहां जो खड़ा था उसे देखते ही रिधान के हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद हो गई। तो वही जन्नत ने जैसे ही उस वाइट आउटफिट में हैंडसम इंसान को देखा तो एक पल के लिए शॉक होकर उसे देखते रह गई। इधर पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, क्या आपके पास पूरे कागजात हैं उनकी बेल करवाने के लिए? वो इंसान जो काफी गुस्से में लग रहा था उसने कहा, हाँ मेरे पास पूरे कागजात हैं और अब उसे जल्द से जल्द छोड़ दो।
ये कहते हुए उसने बैल की सारी फॉर्मेलिटी पूरी की। लेकिन तभी रिधान उस इंसान की तरफ गुस्से के साथ बढ़ते हुए बोला, तो तुम फिर से आ गए मेरे काम के बीच में। ये सुनकर वो इंसान रिधान को देखकर बोला, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती उसके साथ ही सब कुछ करते हुए? तुम्हें पता भी है उसकी उम्र क्या है और तुमने इतनी कम उम्र में उसे जेल के अंदर भेज दिया। ये सुनते ही रिधान अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, तो तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है? क्या तुम उसे पसंद करते हो? लेकिन जहां तक मुझे पता है कि अभी तक तुमने सिर्फ एक ही बार उसके साथ काम किया है, वो भी मेरी कंपनी के थ्रू। तो फिर तुम दोनों के बीच इतनी जान पहचान कैसे हो गई कि तुम उसे यहाँ पर बचाने के लिए चले आए? उसकी ये बात सुनते ही वो इंसान गुस्से के साथ बोला, मैं उसे अपना दोस्त समझता हूँ, लेकिन तुम्हारी घटिया सोच इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी और अब मैं उसे यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। तुमने आज अपनी हद पार कर दी रिधान सूर्यवंशी। इधर लेडीज कांस्टेबल ने जन्नत को छोड़ दिया था। जन्नत अपना सिर झुकाए चुपचाप उस इंसान के सामने आकर खड़ी हो गई। तभी वो इंसान आगे बढ़ा और जन्नत के हाथ को पकड़कर बोला, आर यू ओके? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? फिर तभी रिधान की नज़र उन दोनों के हाथों पर चली गई, जिसे देखकर रिधान के हाथों की मुट्ठियां अपने आप बेतहाशा कसकर बंद हो गई। क्या हुआ आखिर रिधान को जन्नत के साथ ऐसे देखकर? क्या होगा अब आगे? प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे।